Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ, या इसको आप सिंपली एम्पेयर्स लॉ भी कह सकते हैं। इस एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे कि एम्पेयर्स लॉ हमारे पास किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली हमने हेडिंग दी हुई है यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, जिसमें सबसे पहले हम एम्पेयर्स लॉ के इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1820 में हेन्स ओर्स्टेड ने ये बात डिटरमाइन की थी कि कोई भी हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर होती है, जब उसमें से हमारे पास करंट पास होता है तो उस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन 1820 हेन्स ओर्स्टेड डिटरमाइन whenever current is flowing through a wire और कंडक्टर भी आप कह सकते हैं, current is flowing through a wire, it produces magnetic field in its surrounding, यानी कि ओर्स्टेड ने ये बात बताई थी कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से हमारे पास करंट फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो करने से उस वायर के सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। किसकी फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। लेकिन ओर्स्टेड फेल हो गया था इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैथमेटिकल रिलेशन को फाइंड करने में, बट ही फेल्स to derive a mathematical expression for magnetic field strength, but he failed to find a mathematical relationship या mathematical expression आप लिखते हैं, but he fails to find a mathematical expression for मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। यानी कि जो हमारे पास ओर्स्टेड था वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करने में क्या हो गया था, फेल हो गया था। देन इन 1826 में फर्स्टली एक फिजिस्ट था हमारे पास, एंड्रे मैरी एम्पेयर्स। In 1826, Andre Marie Ampères was first who found a relation for magnetic field strength around a current carrying वायर। यानी कि 1826 में सबसे पहले एंड्रे मैरी एम्पेयर ने एक रिलेशन फाइंड किया, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। किसके अलोंग, एक करंट कैरिंग वायर के अलोंग। एंड इज नोन एज एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। और इस लॉ को किसका नाम दे दिया गया, एम्पेयर सर्किटल लॉ का नाम दे दिया गया। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ है वो कब डिस्कवर हुआ, 1826 में डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया, एंड्रे मैरी एम्पेयर ने डिस्कवर किया। किसको फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। किसके अलोंग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग। अब वो जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट सिमेट्री का हो सकता है, ठीक है। वो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर भी हो सकती है, वो हमारे पास लूप की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। वो हमारे पास एक क्लोज सरफेस भी हो सकती है, वो हमारे पास एक इरेगुलर सरफेस भी हो सकती है। जिस तरह गाउसेस लॉ में, बात को समझिए, जिस तरह गाउसेस लॉ में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिमेट्री, इसी तरह एम्पेयर्स लॉ में
हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं ड्यू टू डिफरेंट करंट सिमेट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पेयर्स लॉ को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिमेट्री, ड्यू टू डिफरेंट करंट सिमेट्री, सॉरी, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिफरेंट करंट सिमेट्रीज, ड्यू टू डिफरेंट करंट सिमेट्रीज। यानी डिफरेंट करंट सिमेट्रीज के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। किस लॉ से? एम्पेयर्स लॉ से। इसको हम यूज़ करते हैं इसलिए। अब जो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कहा कि एम्पेयर लॉ ने क्या किया था, एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड किया था। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। किसके अलॉन्ग? एक करंट कैरियंग वायर के अलॉन्ग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक करंट कैरियंग वायर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक करंट कैरियंग वायर है और इसमें जो मेरे पास करंट की डायरेक्शन है आई की, ठीक है, वो मेरे पास इस डायरेक्शन में है, ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे पास किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है, जो इस करंट कैरियंग कंडक्टर में से या इस करंट कैरियंग वायर में से क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। अब जैसे ही इस करंट कैरियंग वायर में से करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग में हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट P जो मेरे पास है ये इस करंट कैरियंग वायर के नियर है, नियर टू करंट कैरियंग वायर है पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट P पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करना चाह रहा हूँ, फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है मेरे पास इस करंट कैरियंग वायर से कितने डिस्टेंस पे है? लेट्स सपोज R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अलॉन्ग सबसे पहले हम एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जो इस वायर में से हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ टेस्ट पॉइंट टू द वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? डिस्टेंस क्या है, कहाँ से डिस्टेंस, यानी उस टेस्ट पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, उस पॉइंट से लेके जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है उस तक का डिस्टेंस कितना है। तो अब यहाँ पे हम इसी स्टेटमेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के है, जो इस वायर से फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसी तरह एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है जी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है? डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट टू द वायर। यानी ये मेरे पास टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट का मेरे पास इस वायर से डिस्टेंस कितना है, इसके मेरे पास क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द वायर या टू दी वायर। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आती हैं इस स्टेटमेंट से। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू I/R। अब देखें इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो जब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए
इस पॉइंट के लॉन्ग यानी इस पॉइंट को कट करती हुई हम एक सर्कुलर पाथ लेंगे जो इस पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा, और इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, एम्पेरियन पाथ। ये मेरे पास क्या है, एम्पेरियन पाथ है। ये लूप की फॉर्म में होता है, हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होता है। जिस तरह गाजियन सरफेस में हम स्फेरिकल सरफेस लेते थे, ठीक है, वहाँ पे हम एरिया को डिस्कस करते थे। यहाँ पे हम सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, यहाँ पे हम लेंथ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम किसको डिस्कस करेंगे, लेंथ को डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पी पे मैंने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पी के लॉन्ग हमने एक क्या ले लिया है, एक सर्कुलर पाथ ले लिया है जो इस पॉइंट पी को कट करके जा रहा है, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, एम्पेरियन पाथ कहते हैं। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, एम्पेरियन पाथ कहते हैं। तो यहाँ तक हम आगे जी, बी इज यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम अ टेस्ट पॉइंट टू द वायर। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आएगा और साथ एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई ओवर आर। यहाँ पे जो मेरे पास म्यू नॉट है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये मेरे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसमें जो मेरे पास म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे जो मेरे पास म्यू नॉट है, ये मेरे पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी का फंक्शन था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम परमिटिविटी करती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही वर्क हमारे पास किसका है, परमिएबिलिटी का है, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्री स्पेस के लिए जो मेरे पास ये परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये हमारे पास इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, जो MCQs के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये रिलेशन आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई आर। ये मेरे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब देखें ये 2 पाई आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, B इंटू यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, म्यू नॉट ऑफ आई। अब देखें जो मेरे पास 2 पाई आर है, हेयर 2 पाई आर मेरे पास किसकी इक्वल होता है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यार या एज तरह लिखते हैं, एज 2 पाई आर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि 2 पाई आर हमारे पास किसकी इक्वल है, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की इक्वल है, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। तो फिर हम कह सकते हैं 10 ऑल दी पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस आर, यानी इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप ले लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप ले लें जो हमारे पास इस वायर से आर डिस्टेंस पे होगा, जो हमारे पास इस वायर से कितने डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा। तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमने ये जो क्लोज पाथ लिया है, एक एम्पेरियन पाथ लिया है, ये हमने सर्कुलर पाथ लिया है, और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वायर से वो हमारे पास क्या आर है। तो किसी भी पॉइंट पे आप इस वायर से आर डिस्टेंस तक जब जाएंगे, इस आर तक, जिस तरह हम यहाँ से पॉइंट पी तक गए हुए हैं, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं आर का नाम देता हूँ, इसको एस का नाम देता हूँ। तो अगर पॉइंट क्यू पे भी मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहूँ तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास इस सेम डिस्टेंस आर पे है। यानी ये पॉइंट पी का जो मेरे पास वायर से डिस्टेंस है और क्यू का जो डिस्टेंस है, आर का जो डिस्टेंस है, एस का जो डिस्टेंस है, या किसी भी पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर जो मेरे पास डिस्टेंस है वायर से, वो क्या है, सेम है। तो इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लॉन्ग किसी भी पॉइंट पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 एट ऑल पॉइंट्स विच आर 10 एट ऑल पॉइंट्स 10 all points which are at a same distance from the wire, यानी वो सारे पॉइंट्स जिनका इस वायर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमने लिखी है 10 all points which are at a same distance from a wire,
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ सेम, उनके लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो सर्कल के लॉन्ग क्या होगी, टेंजेंट होगी। यानी इस पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उसकी जो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो इस सर्कल के लॉन्ग क्या होगी, टेंजेंट होगी। इस तरह इस पॉइंट क्यू पे मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड दिस पॉइंट पी पे हम फाइंड कर सकेंगे क्यू पे, ठीक है, फार्मूले से, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो हमारे पास हमेशा इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगी। इस पॉइंट एस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करूँ तो इधर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी वो इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग मेरे पास होगी। इस तरह इस पॉइंट पे अगर हम फाइंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगी। इस पॉइंट पे अगर फाइंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो मेरे पास डायरेक्शन होगी वो सर्कल के क्या होगी, टेंजेंट के लॉन्ग होगी। यानी हर एक पॉइंट पे इस सर्कुलर पाथ पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उसकी जो मेरे पास डायरेक्शन होगी वो सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट टू अ सर्कल होगी, इज ऑलवेज टेंजेंट टू अ सर्कल। तो देखें यहाँ तक हम आगे थे, बी 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई। अब देखें इस 2πr को लेट 2πr इज इक्वल टू एल, लेट कर दें कि आपके पास 2πr किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है। अब व्हाट इज एल, एल मेरे पास लेंथ ऑफ अ पाथ है, एल मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ है अराउंड अ कंडक्टर। लेट मैंने क्या कर दिया 2πr इज इक्वल टू एल, वेयर एल इज इक्वल टू, मैं क्या देता हूँ साथ, लेंथ ऑफ पाथ अराउंड अ कंडक्टर। एल मेरे पास क्या है, इस पाथ की लेंथ है जो इस कंडक्टर के राउंड हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो फिर 2πr की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो फिर ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी, सो इक्वेशन 4 बिकम्स, तो फिर मेरे पास इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी जी, बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, म्यू नॉट ऑफ आई। अब बी, व्हाट इज बी, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। एल मेरे पास क्या है, एल मेरे पास इस लेंथ ऑफ अ कंडक्टर की पाथ है जो इस वायर के राउंड मेरे पास सर्कुलर पाथ में है। अब ये मेरे पास किसकी इक्वल है, म्यू नॉट ऑफ आई की इक्वल है। तो ये जो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन मेरे पास रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिकल फॉर्म को एम्पेयर्स लॉ की। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ। यानी ये इक्वेशन हमारे पास किसकी मैथमेटिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पेयर्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें यहाँ पे इस एल को डायरेक्टली मैंने क्या कह दिया है, लेंथ ऑफ अ सर्कुलर पाथ कह लिया है अराउंड अ कंडक्टर, ठीक है। तो इस सारी की सारी लेंथ को जो मेरे पास इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग है, अब जो मेरे पास सर्कल है उसका डिस्टेंस मेरे पास कंडक्टिंग वायर से कितना है, आर है, ठीक है। तो इस सारे के सारे सर्कल के लॉन्ग मैंने आपको क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो मेरे पास होगी हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। तो उस मैग्नीट्यूड को हर एक पॉइंट पे फाइंड करने के लिए मैं इस सारे के सारे सर्कल को स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। और हर एक जो स्मॉल इक्वल एलिमेंट मेरे पास होगा उसकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, डेल्टा एल होगी। उसकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, एल, क्योंकि ये एल जो लेंथ मैंने ली है ये मैंने सारी की सारी पाथ की लेंथ ले ली है, जिसको मैंने कहा कि ये मेरे पास लेंथ ऑफ पाथ है अराउंड अ कंडक्टर। यानी इस कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड ये जो मैंने एम्पेरियन पाथ ली है इसकी लेंथ को मैंने एल कंसिडर कर दी है। अब इस लेंथ को मैं स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। और हर एक स्मॉल इक्वल एलिमेंट जो होगा उसकी लेंथ मेरे पास क्या होगी, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 अप टू डेल्टा Ln। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। जिस तरह मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ठीक है जी, इसके लॉन्ग मेरे पास ये एक एम्पेरियन पाथ है, सर्कुलर पाथ। ये मेरे पास क्या है, एक एम्पेरियन पाथ। अब इस एम्पेरियन पाथ का जो मेरे पास इस वायर से डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या, आर है। अब ये सर्कल मेरे पास एक बन गया है जिसकी लेंथ मैंने क्या कह दी है, एल कह दी है। एल जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है बी डॉट एल, मैंने कहा कि ये एल मेरे पास लेंथ ऑफ अ पाथ है अराउंड अ कंडक्टर। यानी इस कंडक्टर के अराउंड ये जो मेरे पास सारा का सारा पाथ है इसकी लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दी है। तो अब इस सारे के सारे कंडक्टर के लॉन्ग में जो सारी की सारी मेरे पास टोटल लेंथ है उसको स्मॉल इक्वल लेंथ्स में मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो लेट्स सपोज एक मैंने स्मॉल लेंथ ये ले ली, ये दिस वन,
दूसरी स्मॉल लेंथ में थोड़े डिस्टेंस पे ले दूँ ताकि आपको समझ आती जाए। दूसरी लेंथ ये ले ली, तीसरी लेंथ मैंने ये ले ली, चौथी लेंथ मैंने ये ले ली, पांचवी लेंथ मैंने ये ले ली। पूरे के पूरी सरफेस को आपने स्मॉल इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंस रख के कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी हो सके, ठीक है। ये स्मॉल लेंथ्स इक्वल लेंथ्स में, यानी स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में हमने इस पूरी की पूरी सरफेस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हर एक जो लेंथ है, हर एक लेंथ, ये स्मॉल लेंथ है, इसको डेल्टा L1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये भी जो स्मॉल लेंथ है इक्वल है, सारी हर एक लेंथ आपस में इक्वल होंगी। इसको डेल्टा L2 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा L3 से, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा L4 से, अप टू सो ऑन। जो मेरे पास लास्ट लेंथ होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा LN से। अब इस हर एक स्मॉल लेंथ के लिए जो इस कंडक्टिंग वायर के लॉन्ग मेरे पास डिस्टेंस R पे है, हर एक स्मॉल लेंथ के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, ये जो स्मॉल लेंथ आपके पास आ गई डेल्टा L1, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट आपके पास, बहुत स्मॉल लेंथ है। ये आपके पास एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया है। आपके पास क्या बन गया, डेल्टा L1 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो देखें, मैंने आपको पहले बताया था अभी कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है वो हमेशा सर्कल के लॉन्ग क्या टेंजेंट है, वो सर्कल के लॉन्ग क्या टेंजेंट। अब ये जो मेरे पास डेल्टा L लेंथ है, स्मॉल लेंथ, जब इस स्मॉल लेंथ के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करूँगा तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन और जो मेरे पास ये स्मॉल लेंथ होगी डेल्टा L1, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। B यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेल्टा L आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेंथ हम जो ले रहे हैं वो हमारे पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, ठीक है। एक स्मॉल लेंथ है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ये सर्कल के लॉन्ग हमारे पास टेंजेंट होती है। तो जिस पॉइंट पे हमारे पास वो स्मॉल एलिमेंट हमने डिवाइड किए होंगे, उस पॉइंट के लॉन्ग हमारे पास जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और वो जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। तो जिसके लिए मैं लिख दिया B एंड डेल्टा L आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फिर इनके दरमियान हम क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, फॉर स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L1, फॉर स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L1, यानी स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L1 के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, B डॉट डेल्टा L1, B डॉट डेल्टा L1, वो मेरे पास किसकी इक्वल होगी, B डेल्टा L1 डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस ऑफ थीटा आएगा। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू B डेल्टा L1 कॉज ऑफ 0। कॉस 0 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू B डेल्टा L1, कॉस 0 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह L2 के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L2 के लिए क्या हो जाएगा जी, सिमिलरली L2 के लिए भी आपके पास B और डेल्टा L2 पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ B डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू B डेल्टा L2 हो जाएगा। इस तरह डेल्टा L3 के लिए B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू B डेल्टा L3 हो जाएगा। अब टू nth टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए B डॉट डेल्टा N इज इक्वल टू B डेल्टा N हो जाएगा। अब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड की तो जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी एलॉन्ग अ क्लोज पाथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो a total magnetic field strength along a close path। इस क्लोज पाथ के along जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो फिर हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास आ जाएगी B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस B डेल्टा LN। अब B1 B2 B3 नहीं लिखा क्योंकि इस सर्कुलर पाथ के along हर एक पॉइंट पे मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखिए जी, B हमारे पास सारों में क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। बाहर लिख लेते हैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा LN। तो जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं B समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू N डेल्टा LI, डेल्टा LI, यानी I की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास स्मॉल एलिमेंट 1 के लिए आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, 2 पुट करेंगे 2 के लिए, 3 करेंगे 3 के लिए। तो समेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया B इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू अप टू N डेल्टा LI। अब यहाँ पे B तो मेरे पास क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, B मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो मेरे पास यूनिफॉर्म है, जो मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है हर एक सर्कुलर पाथ के अलग हर एक पॉइंट पे। अब ये डेल्टा एल आई जो है मेरे पास, ये सारों का है, ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n का मतलब कि सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स थे उनकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। तो जब इकट्ठा करके लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक लेंथ ऑफ पाथ आ जाएगी, सारे के सारे पाथ की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो हमने लेंथ ऑफ पाथ को क्या लिया था, 2πr लिया था, लेंथ ऑफ पाथ को क्या लिया था, 2πr। तो यहाँ पे फिर हम डेल्टा आर एल की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखें एज b मेरे पास किसकी इक्वल होगा, b एज b। अब b की वैल्यू हम फाइंड करके आए थे, एज b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2π i डिवाइडेड बाई r, ये मेरे पास b की वैल्यू है। और इसी तरह एंड डेल्टा l इज इक्वल टू 2πr, डेल्टा l मेरे पास किसकी इक्वल होगा, 2πr की इक्वल होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब इधर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो हमारे पास क्या है, b समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा एल आई इज इक्वल टू, b की जगह फिर हम क्या पुट कर देंगे, इस b की जगह म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2πr, और इसी तरह डेल्टा एल की जगह क्या पुट कर देंगे, 2πr। ये 2πr से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, b डॉट डेल्टा एल आई, समेशन को आप ख़त्म भी कर दें, सिंपल डेल्टा आई भी लिखते हैं, ठीक है, या सिंपल डेल्टा एल लिखते हैं जो टोटल लेंथ को शो कर रहा है। तो b डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई आई, b डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई। तो देखिए यही रिलेशन हमारे पास आया है, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फाइंड किया था। तो फिर हमने दोबारा किया क्या है, उस सारी की सारी सर्कुलर पाथ जो हमारे पास थी, ठीक है, उसको स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, डिवाइड करके हमने एंड रिलेशन फाइंड किया है, वो भी हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई, ठीक है, यानी b डॉट डेल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जिसमें b मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, डेल्टा एल मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ है अराउंड अ कंडक्टर। तो यहाँ से हम फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है जी, अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल रिलेशन फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या है, b डॉट डेल आई, ये हमारे पास सम है किसका, दी समेशन, आप मैं साथ साथ यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, दी समेशन, लिख के सही समझाऊंगा, दी समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड डेल्टा एल, यानी जो हमारे पास समेशन है किसका, b समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है किसका, b डॉट डेल्टा एल का, ठीक है। ये देखिए सारे का सारों को हमने सम किया ना, इसको हम समेशन लिखते हैं, द समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड डेल्टा एल, b मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और l डेल्टा एल मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ अराउंड अ कंडक्टर। तो इसका जो समेशन आ गया, द समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड डेल्टा एल, द समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड डेल्टा एल इन अ क्लोज पाथ, इन अ क्लोज पाथ, वो क्लोज पाथ मेरे पास कौन सा है, एम्पेरियन पाथ, इन अ क्लोज पाथ यानी कि एम्पेरियन पाथ। जो हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इस तरह बनाई थी, उस वायर के लॉन्ग जो हमने क्लोज पाथ लिया जिसको हमने एम्पेरियन पाथ कहा था, उसके बारे में कह रहा है कि इन अ क्लोज पाथ यानी कि वो पाथ कौन सा है हमारे पास, एम्पेरियन पाथ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल किसका है, म्यू नॉट टाइम्स चार्ज इन क्लोज बाय अ क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई करंट इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। ये हमारे पास इस मैथमेटिकल रिलेशन से डेफिनेशन बनी है, जिसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास समेशन है, जो सारी वैल्यूज़ को हमने सम किया है, दी समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड डेल्टा एल, यानी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है समेशन ऑफ b डेल्टा एल का, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है, उसका जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है इलांग अ क्लोज पाथ, उस क्लोज पाथ के इलांग, और उस क्लोज पाथ को हमने क्या कहा है, एम्पेरियन पाथ का है, वो हमारे पास इक्वल किसके है, म्यू नॉट के, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ, यानी म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, b डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट मेरे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी उस पॉइंट के और जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है उसके दरमियान जो मेरे पास स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई क्या है कि उस कंडक्टर और उस पॉइंट तक इस कंडक्टर में से जो करंट पास करके जा रहा होता है, यानी उस म्यू नॉट टाइम्स को जब हम करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस सारे क्लोज पाथ के लिए क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या जाती है, वैल्यू हो जाती है। यही हमारे पास क्या है, एम्पेयर्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसी तरह एम्पेयर्स लॉ को हम कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे, तो ये तो हमने एक सर्कुलर पाथ ली है, हम एक इर्रेगुलर पाथ भी ले सकते हैं,
ठीक है, उस करंट कैरिंग वायर के लांग आप एक इरेगुलर पाथ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसके लांग आप इस तरह एक इरेगुलर पाथ भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने इस इरेगुलर पाथ को भी क्या करना होगा, स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसका भी जो आप पास लास्ट एंड रिजल्ट आएगा वो एज सच यही आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर, उस सरफेस के अराउंड, वो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि उस सारी की सारी सरफेस के अंदर हमारे पास टोटल जो करंट है वो कितना है, उस कंडक्टिंग वायर से जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, और उस पॉइंट का हमारे पास डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपली उसके लिए भी आपके पास रिजल्ट आपके पास ही आएगा, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई। अब अगर हमारे पास एम्पेरियन पाथ के इनसाइड करंट ज़ीरो, अगर हमारे पास एम्पेरियन पाथ के इनसाइड क्या हो, करंट ज़ीरो, तो जब एम्पेरियन पाथ के इनसाइड करंट ज़ीरो होगा तो जो हमारे पास समेशन होगा बी डॉट डेल्टा एल का, वो भी हमारे पास फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये कंडीशन किसके लिए है, जब हमारे पास एम्पेरियन पाथ के इनसाइड करंट का फ्लो ज़ीरो, तो जब इनसाइड हमारे पास एम्पेरियन पाथ के करंट फ्लो ज़ीरो होगा तो समेशन ऑफ हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल जो होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसके लिए, जब हमारे पास एम्पेरियन पाथ के इनसाइड करंट क्या होगा, ज़ीरो, ये उसके लिए खाली कंडीशन है। तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी एम्पेयर सर्कुलर लॉ के बारे में या एम्पेयर्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी ली, ठीक है, जिसमें हमने इसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस किया। नहीं, एक हमने करंट कैरिंग वायर ली, उसको उसके रंग हमने एक सर्कुलर पाथ लिया जिसको एम्पेरियन पाथ कहते हैं, डिटेल से डिस्कस किया। अब इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की किसी चीज़ की समझ ना आए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप उसका वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो इसी एम्पेयर्स लॉ की हम जो एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सालिनाइट का केस लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।